हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका कंप्यूटर की इस बेहतरीन क्लास में। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता है, पिछली क्लास में हमने एमएस एक्सेल को स्टार्ट किया था और एमएस एक्सेल के बारे में हमने कुछ उसका आउटलुक, उसकी विंडो के बारे में जाना था। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज जानेंगे कि जो एमएस एक्सेल है उसके अंतर्गत सेल क्या होती है, सेल में सेल एंट्री क्या होती है, टोटल सेल कितनी है, टोटल रो कितनी है, टोटल कॉलम कितने हैं। हमने ये कल जान लिया था, फिर से एक बार हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि टोटल रो की जो संख्या थी, दोस्तों फिर से देख लें एक बार। यहाँ पर टोटल रो की जो संख्या आपको बताई गई थी वो बताई गई थी 10,48,576। और यदि मैं टोटल कॉलम की बात करूं तो टोटल जो कॉलम बताए गए थे दोस्तों, वो कॉलम बताए गए थे 16,384। ये हमारे पास टोटल रो और टोटल कॉलम की संख्या थी लेटेस्ट वर्जन के लिए। किसके लिए? लेटेस्ट वर्जन के लिए। और ओल्ड वर्जन की यदि हम बात करें, यानी 2003 तक की यदि हम बात करें, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ओल्ड वर्जन से भी पूछे गए हैं जिनमें ये ऑप्शंस भी नहीं होते हैं। तो यदि ओल्ड वर्जन में हम टोटल रो की यदि बात करें दोस्तों, तो वो होती हैं 65,536। और यदि कॉलम की हम बात करें तो ये होते हैं दोस्तों 256। कितने? 256। इनको आपको ध्यान में रखना है नंबर को। डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपको इनमें से पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। दूसरा, यहां से ही हमारी एक डेफिनेशन बनती है जिसे हम सेल कहते हैं, यानी कि जहां रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं। क्या करते हैं? रो और कॉलम एक दूसरे को कट करते हैं, या मैं कह दूं जिसको इंटरसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं दोस्तों? इंटरसेक्ट या काटते हैं। एक दूसरे को काटते हैं या जहां पर ये मिलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आपको जो चीज लगे। जहां यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं। और हमने इसी के बारे में डिस्कस ये करना था कि सेल में जो सेल एंट्री है वो कैसे की जाती है। ये डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे कि सेल किसे कहते हैं, यार टोटल नंबर ऑफ रो कितनी होती है, नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। और ये भी बताया था कि कॉलम को जो लेवल दिया जाता है दोस्तों, वो अल्फाबेट में दिया जाता है, ABC इस तरीके से। और अंतिम जो कॉलम होता है वो हमारा क्या था? XFD। क्या था? XFD। और यदि हम रो की बात करें तो रो को हम नंबरिंग दे रहे थे 1 2 3 4 इस तरीके से। और ये कहाँ तक था? 10,48,576 तक। तो यानी कि रो को हमेशा किस में दर्शाया जाता है दोस्तों? नंबर्स में दर्शाया जाता है। और कॉलम को हमेशा अल्फाबेट में दर्शाया जाता है। और एक्सेल की जो विंडो है वहां पर जहां आपको ये लेवल दिखाई देते हैं, कॉलम के नाम और रो के नाम, इनको बोला जाता है कॉलम को कॉलम हेडिंग और रो के लिए रो हेडिंग। ध्यान रखना, कॉलम के लिए क्या बोलेंगे? जहां पर आपको ये अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं उस स्थान को बोलते हैं कॉलम हेडिंग। क्या बोलेंगे? कॉलम हेडिंग। और जहां पर आपको रो दिखाई दे रही है उसको हम क्या बोलेंगे? रो हेडिंग। दोस्तों ध्यान रखना, आपको एक्सेल विंडो जब ओपन करते हो तो डायरेक्टली आपको अल्फाबेट ऊपर दिखाई देते हैं हॉरिजॉन्टली, और इस तरीके से वर्टिकली लेफ्ट साइड में आपको रो के नंबर्स दिखाई देते हैं, तो उनको बोलते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग। फॉर्मूला बार के जस्ट नीचे ये हमें कॉलम्स की हेडिंग दिखाई देने लगती हैं। तो इससे आप पहचान जाओगे कि ये कॉलम के नाम है। और इन्हीं को हमें, यदि कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इस कॉलम हेडिंग पर ही क्या करना पड़ेगा? हमें क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ए कॉलम को सेलेक्ट करना है तो ए पर क्लिक करिए, जेड को सेलेक्ट करना है तो जेड पर क्लिक करिए। ऐसे यदि रो को सेलेक्ट करना है तो रो हेडिंग यानी रो के नंबर्स पर क्लिक किए। फर्स्ट रो को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पर क्लिक करें, कंप्लीट रो सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ को करना है तो 4 नंबर पर क्लिक कीजिए, टोटल नंबर जो 4 पूरी की पूरी रो एक साथ सेलेक्ट हो जाएगी। तो यानी कि हम कह सकते हैं, सीधा सा क्वेश्चन है, एक साथ रो या कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए, कंप्लीट रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए हमें रो के लिए रो हेडिंग पर, कॉलम के लिए कॉलम की हेडिंग पर क्लिक करना होता है। ये भी एक डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पर जो चीज है वो है सेल एंट्री, कि इसमें कितने प्रकार की सेल एंट्री होती है। तो उसके लिए देखिए, आप डिस्कस करते हैं हम सेल एंट्री के लिए। ये देखें यहाँ पर
अब बात करते हैं हम सेल एंट्री की। किसकी? सेल एंट्री की। यानी कि जो सेल है हमारे पास, सेल हमें पता चल गया है जहां पर रो और कॉलम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो बॉक्स है ये हमारा क्या है दोस्तों? सेल है। ये क्या है? सेल। और ये ऊपर से जो आ रहा है ये हमारा कॉलम था, ये क्या है? कॉलम है। और इधर से जो जाएगी ये हमारा क्या है? रो है। अब इस सेल के अंतर्गत हम कितने प्रकार का डाटा इंसर्ट कर सकते हैं? क्या डाल रहे हैं हम? डाटा एंट्री कर रहे हैं। तो ये जो डाटा एंट्री है उसे ही हम बोल रहे हैं यहाँ पर क्या? सेल एंट्री। तो कितने प्रकार की जा सकती है? तो वो देखिए यहाँ पर है, एक है लेवल एंट्री, दूसरा है वैल्यू एंट्री, तीसरा है फॉर्मूला एंट्री। तो क्या होती है इनके बारे में देखें। लेवल एंट्री की यदि हम बात करें तो लेवल एंट्री होती है दोस्तों जिसकी शुरुआत, जिसकी स्टार्टिंग अल्फाबेटिकल हो। क्या हो? स्टार्टिंग अल्फाबेट से हो। किससे हो रही है शुरुआत? अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब आपका ए से लेके जेड या स्मॉल में ए से लेके जेड, किसी भी तरीके से। ध्यान रहे जिसकी स्टार्टिंग किससे हो? अल्फाबेट से हो, उसको हम कैसी एंट्री बोलेंगे? लेवल एंट्री बोलेंगे दोस्तों। कैसी बोलेंगे? लेवल एंट्री। तो डाटा एंट्री में जो पहला प्रकार है वो कौन सा हो गया आपका? लेवल एंट्री का हो गया दोस्तों। पहला कौन सा हो गया? लेवल एंट्री। और इस लेवल एंट्री का जो अलाइनमेंट होता है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट, जो हमेशा क्वेश्चन बनता है और पूछा जाता है कि लेवल एंट्री का या टेक्स्ट एंट्री का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा, तो वो ध्यान रहे हमेशा कौन सा होता है? लेफ्ट अलाइनमेंट। क्योंकि अल्फाबेट से जो एंट्री होती है वो हमेशा किस प्रकार की होगी? आपको टेक्स्ट प्रकार की होगी। आपका कोई भी नाम, कोई भी एड्रेस, किसी भी प्रकार की टेक्स्ट एंट्री हो सकती है वो, और उसका जो अलाइनमेंट होगा दोस्तों हमेशा कैसा रहेगा? आपका लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगा। ध्यान रख लेना। यदि ऐसी सिचुएशन बने, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो XYZ भी है और 1 2 3 है, यानी अब हम कहेंगे ये एंट्री हमारी अल्फा न्यूमेरिकल, लेकिन शुरुआत किससे हुई है? इसकी अल्फाबेट से शुरुआत हुई है, तो हम बोलेंगे यही हमारी लेवल एंट्री है। और इसका भी जो अलाइनमेंट है दोस्तों वो क्या होगा? लेफ्ट होगा। यानी जिसकी शुरुआत अल्फाबेट से हो, बाद में भले ही हम नंबर्स ऐड कर दें कोई दिक्कत नहीं है, तो भी उसका अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट होगा। ये ध्यान रखें। दूसरी जो एंट्री है वो है वैल्यू एंट्री। और यदि वैल्यू एंट्री की हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये हमेशा न्यूमेरिकल होगी दोस्तों। कैसी होगी? न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल यानी कि इसमें हमेशा स्टार्टिंग में कोई भी 0 से 9 क्या होगा? नंबर होगा। यानी कि हमेशा कोई ना कोई नंबर एंट्री होगी, किसी भी प्रकार का कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसमें नंबर्स होंगे स्टार्टिंग में। और उनका जो अलाइनमेंट होता है दोस्तों, यदि हम अलाइनमेंट की यदि बात करें तो ये अलाइनमेंट हमेशा राइट होता है। क्या होता है? राइट। ध्यान दे लेना। सीधा सा क्वेश्चन है कि जो वैल्यू एंट्री है उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट यानी नंबर्स का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? तो राइट होता है। यानी कि आपके पास कोई एक सेल है, ये, अब इस सेल में यदि मैं कोई टेक्स्ट एंट्री करता हूं जैसे XYZ, तो ये हमेशा मुझे यहां पर लेफ्ट साइड में दिखाई देगी। और यदि मैं कोई नंबर्स की एंट्री करता हूं जैसे 1 2 3 कोई भी, तो ये लेफ्ट में था, तो ये हमेशा कहां दिखाई देगा मुझे? इसी सेल में राइट में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? राइट में। यानी जिसकी शुरुआत, उस डाटा की शुरुआत यदि अल्फाबेटिक है तो वो लेफ्ट साइड में दिखाई देगा, तो लेफ्ट अलाइनमेंट। और जिस डाटा की शुरुआत नंबर से है, न्यूमेरिकल है, वो कहां दिखाई देगा? राइट साइड में दिखाई देगा दोस्तों। तो दो प्रकार की एंट्री हो चुकी है, एक लेवल एंट्री और दूसरी हमारे पास में क्या? वैल्यू एंट्री। इसके अलावा और यदि हम देखते हैं दोस्तों तो देखिए यहां पर तीसरी जो एंट्री है वो है हमारे पास फॉर्मूला एंट्री। कौन सी है? फॉर्मूला एंट्री। और फॉर्मूला एंट्री की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, इसकी जो स्टार्टिंग है वो ध्यान रखना, ये बहुत बार क्वेश्चन इसका सबसे ज्यादा पूछा गया है। इसकी स्टार्टिंग होती है इक्वल टू के सिंबल से। इससे होती है इक्वल टू के सिंबल से। यानी हम कोई भी फॉर्मूला या कोई भी फंक्शन यदि किसी सेल में इंसर्ट करते हैं एक्सेल के अंतर्गत, तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी? इक्वल टू से होगी। अब डिपेंड करेगा कि इसका जो अलाइनमेंट है वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का फंक्शन आपने अप्लाई किया है, क्योंकि फंक्शन में न्यूमेरिकल भी वैल्यू आउटपुट में देते हैं और टेक्स्ट वैल्यू भी देते हैं। जैसे यदि हम बात करें, कोई फंक्शन आपने लगाया एग्जांपल के तौर पर इक्वल टू सम, और ये लगा दिया 4 और 2, तो इसका परिणाम मिलेगा हमें 6।
तो ये कैसा है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसका अलाइनमेंट क्या होगा, राइट में होगा। ये वैल्यू हमेशा हमें कहाँ शो करेगी, राइट में शो करेगी। वहीं यदि मैं यहां पर फॉर्मूला लगा देता इक्वल टू और लेफ्ट राम और 2, तो अब इसका जो आउटपुट होगा दोस्तों वो ध्यान रहे टेक्स्ट में होगा। टेक्स्ट में बोले तो राम के लेफ्ट साइड के 2 कैरेक्टर मतलब RA, ये इसका आउटपुट होगा। आगे हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब ये कैसा है, टेक्स्ट वाला आउटपुट है, तो इसका जो अलाइनमेंट होगा वो कैसा होगा, लेफ्ट होगा। कैसा होगा, लेफ्ट होगा दोस्तों। तो ध्यान रहे 3 प्रकार की हमारे पास में एंट्रीज हैं। नंबर 1 थी हमारे पास में, इधर देख लें दोबारा से एक बार, ये लो, नंबर 1 थी हमारे पास में लेवल एंट्री। लेवल एंट्री की यदि हम बात करें तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा अल्फाबेट से होगी और अल्फाबेट से शुरुआत होने वाली जो भी डाटा एंट्री है उसका अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। दूसरी एंट्री हमारे पास में वैल्यू एंट्री। वैल्यू एंट्री की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू से होगी और न्यूमेरिकल वैल्यू से हुई शुरुआत की जो अलाइनमेंट है टेक्स्ट, वो होगा आपका राइट। तो ध्यान रहे क्वेश्चन काफी बार एंट्री से नहीं पूछे, सीधा पूछ लेता है बाय डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है, तो टेक्स्ट के लिए लेफ्ट हो गया। बाय डिफॉल्ट रूप से नंबर्स का अलाइनमेंट क्या होता है, तो नंबर्स के लिए राइट अलाइनमेंट हो गया। तीसरी जो एंट्री है दोस्तों वो है आपकी कौन सी, फॉर्मूला एंट्री। फॉर्मूला एंट्री में आपको हमेशा कोई ना कोई क्या लगाना होगा, फंक्शन या फॉर्मूला आपको लगाना होगा। उसकी शुरुआत हमेशा किससे होगी, इक्वल टू से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही पूरा एक्सेल इसी पर टिका हुआ है। यदि एक्सेल की बात करें तो आपको पता है जनरली टेबुलर फॉर्म में जो डाटा है उसको मैनेज करने के लिए, उसकी गणनाएं करने के लिए हम इसको काम में लेते हैं और गणना करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो जरूरी चीज़ है वो है फॉर्मूला एंट्री की। किसी भी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ना है, उनका एवरेज निकालना है, घटाना है, परसेंटेज निकालना है, किसी भी प्रकार की कोई भी कैलकुलेशन है वो फॉर्मूला बेस होती है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूले की शुरुआत होती है वो हमेशा किससे होती है, इक्वल टू से, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ध्यान रहे अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही उसके अलाइनमेंट पर निर्भर करेगा कि यदि वहाँ पर आपको आउटपुट में न्यूमेरिकल वैल्यू मिल रही है तो अलाइनमेंट राइट होता है, यदि वहीं पर आपको जो आउटपुट है उसमें आपको अल्फाबेटिक वैल्यू मिल रही है तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है दोस्तों। कौन सा होता है, लेफ्ट होता है। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि 3 प्रकार की आपके पास में क्या है, डाटा एंट्री हो सकती है एक सेल के अंतर्गत। दूसरा यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है जब हम डाटा एंट्री कर रहे हैं तो कि एक सेल में सर, एक सेल में मैक्सिमम हम कितने कैरेक्टर इंसर्ट कर सकते हैं, एक सेल के अंतर्गत मैक्सिमम कैरेक्टर। ये क्वेश्चन हाल ही में वीडियो में भी पूछा गया था दोस्तों कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट जो वर्जन है उनमें वैल्यू है 32,767। कितनी है, 32,767। और यदि हम यही वैल्यू ओल्ड वर्जन्स की बात करें कि पुराने वर्जनों में हम ये कितने इंसर्ट कर सकते थे, तो आंसर है 256। कितना है, 256। सीधा सा क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है और हाल ही में यही क्वेश्चन वीडियो में पूछा गया था। वीडियो में हुई एग्जाम के अंतर्गत 2021 में उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ऐसा नहीं है राजस्थान गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उनमें ये वो क्वेश्चंस होते हैं कॉमनली जो सभी में कंप्यूटर के अंतर्गत तो पूछे ही जाते हैं। खासकर वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट 3 ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस तो लेकर के आते ही आते हैं और जिनमें स्पेशली कंप्यूटर का सिलेबस होता है। जैसे मान लीजिए आपके सिलेबस में बाकायदा डालें कि कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उन 10 क्वेश्चनों में से ध्यान रहे 3 से 4 क्वेश्चन इन्हीं सॉफ्टवेयरों से मिलेंगे आपको दोस्तों। तो ध्यान रहे सेल के अंदर मैक्सिमम कैरेक्टर 32,767, ये हमारा न्यू वर्जन के लिए है और ओल्ड वर्जन के लिए है 256। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखिए सेल रेंज, ये तो बात हुई थी अब तक हमारी एक सेल के अंतर्गत की और एक सेल में डाटा को डालने की, डाटा एंट्री की। अब मान लीजिए आपके पास वो मल्टीपल सेल्स हो। मल्टीपल सेल्स का मतलब हो गया कि 2 या 2 से अधिक सेल यदि आपने सेलेक्ट की हैं। सेल रेंज का मतलब हो गया 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक सेल, 2 या 2 से अधिक सेल आपने सेलेक्ट किए। जैसे आपको सामने यहाँ पर दिखा रखा है, ये एक आपको दिख रहा होगा, यहाँ से और ये बॉक्स, इसमें हमने क्या किया है, एक साथ आपको दिखाया कि कितनी सेलें हमने सेलेक्ट की है। तो यहाँ से हम देखेंगे ए और बी 2 तो कॉलम है जिनकी सेल सेलेक्ट की हैं और यहाँ से शुरुआत हुई है हमारी पहली सेल से
और ये इसकी अंतिम सेल है जहां तक हमने एंड किया है। ये है हमारी बी कॉलम की 15वें नंबर की, बी नंबर में 15 नंबर की रो। तो अब इसको हम रेंज के तौर पर दर्शाते हैं। 2 या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट करना ही क्या कहला दिया, रेंज कहला दिया। अब इस रेंज को दिखाएंगे कैसे, तो देखिए पहले आपको उसके लिए पता होना चाहिए प्रत्येक सेल का सेल एड्रेस, मतलब कि कौन से कॉलम और कौन से रो के मिलकर के वो सेल बन रही है। तो यदि हम बात करें इस सेल की, पहली सेल की, तो इसका सेल एड्रेस क्या है दोस्तों, ये है A1। क्या है, A1। ध्यान दे लेना, पहली सेल का सेल एड्रेस A1, अंतिम सेल का सेल एड्रेस इसका। तो देखिए B तो कॉलम है और 15 नंबर की रो है, तो इसका सेल एड्रेस हो जाएगा B15। क्या हो जाएगा, B15। तो पहली सेल सेलेक्टेड सेल में ध्यान रखना, आपने 2 या 2 से अधिक जितनी भी सेलें सेलेक्ट की हैं उसमें हमेशा पहली सेल का सेल एड्रेस, अंतिम सेल का सेल एड्रेस, और इन दोनों के बीच में आपको एक सिंबल लगाना है जिसे बोला जाता है कॉलन, या आपका जो आप अनुपात में यूज लेते हो, ध्यान रखना अनुपात वाला कॉलन या अनुपात वाला चिन्ह। सेमी कॉलन नहीं है यहाँ पर दोस्तों, काफी बार आप गलती कर देते हो, सेमी कॉलन में नीचे कॉमा होता है, यहाँ कॉमा नहीं है, दोनों डॉट डॉट है, और ये कहलाती है हमारी एक क्या, रेंज। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज। तो ऐसे कोई भी 2 या 2 से अधिक सेलों को सेलेक्ट करना ही क्या दर्शाता है, रेंज दर्शाता है। और उस रेंज को, वैल्यू को दर्शाने के लिए हमें उसमें पहली सेल और अंतिम सेल के बीच कौन से सिंबल का उपयोग करते हैं, कॉलन का। ध्यान रखना ये सिंबल कौन सा है, कॉलन का सिंबल है दोस्तों। किसका, कॉलन का सिंबल है, सेमी कॉलन नहीं है, कॉलन। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना है। मल्टीपल, और यही काम आती है हमारे फंक्शंस में सीधा। जैसे हम कब काम आएगी, देखिए मान लीजिए मुझे इनके अंतर्गत सभी सेलों की वैल्यू है 2 2 2, सभी सेलों में कितनी वैल्यू है, 2 है, तो मुझे उन सबका सम एक साथ निकालना है। तो मुझे कैसे काम लेना होगा, इक्वल टू सम सेल रेंज देनी पड़ेगी A1 से लेकर के, और ये है हमारा B15 तक। अब इसका परिणाम क्या होगा, अब मुझे पता है कि सभी सेलों की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो यहाँ का मतलब हो गया A1 से लेकर के B15 तक की जितनी वैल्यू है उनको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। तो इसका परिणाम आपको मिल जाएगा 60। क्या मिल जाएगा, 60। क्यों मिला सर 60, अरे भाई प्रत्येक सेल का वैल्यू कितना है, 2, टोटल सेल कितनी है, 15 तो A की और 15 ही B की, 30 सेल हैं, और 30 सेलों में 2 2 वैल्यू है, तो आंसर कितना हो गया, 60। सभी में इनपुट कितना है, 2 है, तो परिणाम क्या मिलेगा, 60। भाई A1 से लेके और B5 तक टोटल सेल कितनी हुई, टोटल सेल हुई हमारी 30। 15 तो A की, 15 ही B की, और प्रत्येक की वैल्यू कितनी है, 2, तो हम कह सकते हैं परिणाम हमें कितना मिलेगा, 60। तो ऐसे आपको, ये तो एक सम का एग्जाम्पल है, एवरेज निकालना है तो भी आपको ऐसे काम में लेना है, रेंज ही काम में लेनी है, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज, कोई भी फंक्शन लगाना है तो आपको रेंज ज़्यादातर जगह काम आएगी दोस्तों, इसलिए रेंज को समझना जरूरी है। उसके बाद 2, ये तो था सेलेक्ट करना, 2 या 2 से अधिक सेल को सेलेक्ट करना। ठीक है, अब है 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाना। ये तो हम MS वर्ड की टेबल में भी पढ़ चुके थे, 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाना। तो ये क्या कहलाता है, मर्ज करना। क्या कहलाता है दोस्तों, मर्ज करना। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है, मैं इसको अलग कलर से दर्शाता हूं आपको। ये देखिए, यहां पर यदि आप गौर से देखोगे तो यहां हमने 6 सेलों को मिला रखा है। कितनी सेलों को, 6 सेलों को, यानी कि हमने 6 सेल C की 3 और D की 3 एक साथ सेलेक्ट की और उनको क्या कर दिया, मिला करके और एक सेल में परिवर्तित कर दिया। ये कंप्लीट बॉक्स अब अकेला ही एक सेल है और बाकी की ये छोटी छोटी ऐसी सेल थी ऐसे। अब इन सबको मिला करके और एक सेल में कन्वर्ट करना,
या एक साथ मिलाना, वो क्या कहलाता है? मर्ज करना। क्या कहलाता है? मर्ज करना। दोस्तों ध्यान रखना, दो या दो से अधिक सेल को सेलेक्ट करना तो सेल एड्रेस से दर्शा दिया। अब उनको सेलेक्ट करके मिलाने का काम है, वो क्या कहलाता है? मर्ज करना कहलाता है, मर्ज सेल। तो कभी भी ऐसी रिक्वायरमेंट हो जब दो या दो से अधिक सेलों को मिला करके एक ही सेल तैयार करनी हो तो उसे आप क्या बोलोगे? मर्ज करना बोलोगे। याद हो तो हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था, मिलाना मर्ज कहलाता है और तोड़ना स्प्लिट कहलाता है। क्या कहलाता है? स्प्लिट करना कहलाता है। तो यहां पर तो आपको स्प्लिट करने की यूं जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसी को अनमर्ज यदि कर देते हो, क्या कर देते हो? अनमर्ज यदि कर देते हो, मर्ज को ही अनमर्ज, तो ऑटोमेटिकली अनमर्ज करते ही वापस यहां जो पहले सेल आपने मिलाई थी वही सेल आपको प्राप्त हो जाएंगी। और पहले से ही बहुत छोटी छोटी सेलें बड़ी होती है, इनकी साइज छोटी बड़ी आप कर सकते हो। दूसरा, यदि मान लीजिए कोई टेक्स्ट है जो आउट ऑफ बॉर्डर जा रहा है, कॉलम से ज्यादा जा रहा है, जैसे आपने इसमें कोई टेक्स्ट लिखा XYZ और कुछ भी, अब ये बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रहे किस फॉर्म में दिखाई देता है? हैज की फॉर्म में। जब भी ये कॉलम से बड़ा होता है तो ये किस में दिखाई देगा आपको? हैज की फॉर्म में। यानी सेल की साइज से ज्यादा बड़ा टेक्स्ट होता है तो वो हमें सेल में रीडेबल फॉर्म में नहीं दिखाई दे करके किस फॉर्म में दिखाई देता है? हैज की फॉर्म में दिखाई देता है। और इसको यदि हमें ठीक करना है तो आपको क्या करना होगा? जैसे इस वाले कॉलम की बात है तो इस कॉलम की इस राइट बॉर्डर पर, कौन सी बॉर्डर पर? राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करना है दोस्तों। राइट बॉर्डर पर आप क्या करोगे? डबल क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटो फिट हो जाएगा। डबल क्लिक करते ही क्या हो जाता है? ये ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब है कि आपकी सेल की साइज उस टेक्स्ट के अनुसार हो जाएगी। जितना बड़ा वो टेक्स्ट था उतनी ही उसकी साइज हो जाएगी सेल की, यानी कॉलम की जो साइज है वो बड़ी हो जाएगी और आपको जहां हैज दिखाई दे रहा था उसकी जगह पर जो टेक्स्ट था पढ़ने वाला वो रीडेबल फॉर्म में दिखाई देने लगेगा। तो ये भी एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि जब भी टेक्स्ट की साइज सेल की साइज से अधिक हो तो वो किस फॉर्म में दिखाई देता है? तो भी ध्यान रहे वो हैज की फॉर्म में दिखाई देता है। ये एक एरर है हैज वाली। और यदि इसको ठीक करना है तो आपको क्या करना है? उसी कॉलम हेडिंग पर जाकर के, ये आपकी कॉलम हेडिंग है और इस कॉलम हेडिंग पर जाके राइट साइड वाली बॉर्डर पर ध्यान रखना, जैसे सी की कॉलम है तो सी और डी के बीच जो बॉर्डर है, ध्यान रखना बी और सी, लेफ्ट वाली नहीं राइट वाली, डी साइड वाली, उस पर जाके आपको डबल क्लिक करना है तो वो ऑटो फिट होगा। ऑटो फिट का मतलब आपके टेक्स्ट की साइज के अनुसार सेल की साइज हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है यहां पर दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आता है आपका सेल रेफरेंस। अब ये भी आगे बहुत काम आने वाले हैं। अभी तो हमने ये समझो कि एक्सेल का सिर्फ बेसिक चीजें समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बाकी अभी तो बहुत सारी डिटेल्स हैं यहाँ पर। अभी तो एक्सेल की एक तरह से शुरुआत भी नहीं हुई है, यदि हम देखा जाए तो सिर्फ बेसिक देख रहे हैं एक्सेल का। अब इसमें है हमारे पास अगला सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस की बात करें तो दोस्तों, जब मान लीजिए आप काफी बार ड्रैग एंड ड्रॉप वाली जो यूज करते हो, ड्रैग एंड फिल वाला फंक्शन यूज करते हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टेबल है, ये देखिए, ये आपके पास एक क्या है? टेबल है और इस टेबल में आपने कोई भी फंक्शन यूज कर रखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए ये ए है आपका, ये बी है और ये सी कॉलम है। इधर मान लो ये 1 रो 2 3 4 5 6 7 ये आपकी रो है और कॉलम है। 3 कॉलम हो गए, 7 हमारे पास में रो हो चुकी हैं। यहाँ कोई भी डाटा है आपका 4 2 6 5 3 2 1 1 2 2 3 2 2 3, कोई भी डाटा हो सकता है किसी भी प्रकार का। और इस डाटा के लिए आपने इसमें एक फंक्शन लगाया यहाँ पर इक्वल टू, मैं ये फंक्शन ऊपर लगा रहा हूँ, देख लेना एक बार, इक्वल टू सम और A1 से B1 ऊपर लिख दिया। सेल की साइज छोटी है तो ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लगाया और यहां पर लगाने के बाद आपने देखा होगा
काफ़ी बार कि इस तरीके से हम इस सेल पर जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और कर्सर को इस वाले पॉइंट पर लेकर के आते हैं, यहां पर इस पॉइंट पर, यानी राइट बॉटम कॉर्नर पर। कहां लेके आते हैं कर्सर को? राइट बॉटम कॉर्नर पर। जैसे ही हम राइट बॉटम कॉर्नर पर कर्सर को लेके आते हैं दोस्तों, तो यहां हमें क्या दिखाई देता है? एक प्लस का सिंबल में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो कर्सर है किस में चेंज हो जाता है? यहां पर प्लस के सिंबल में। और जब प्लस के सिंबल में कन्वर्ट होता है तो ध्यान रहे, इस लोकेशन को पहले तो किस में बोलते हैं? पहले ये जो कॉर्नर है जहां पर हमारा कर्सर प्लस में चेंज हो रहा है, इसको बोला जाता है फिल हैंडलर। क्या बोला जाता है? फिल हैंडलर। ये देख लें एक बार, क्या बोलते हैं? फिल हैंडलर। ध्यान दे लेना, जब आपका कर्सर उस पॉइंट पर जाके, यहाँ बिल्कुल एक छोटा सा पॉइंट होता है, इस पर जैसे ही आप कर्सर को लेके जाते हो तो आपका कर्सर किस में चेंज हो जाता है? प्लस के से चिन्ह में चेंज हो जाता है। और प्लस जैसे चिन्ह में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उस लोकेशन पर पहुंच गया जहां पर हमारा कौन सा फंक्शन है? फिल हैंडलर है। इसको ही बोला जाता है फिल हैंडलर। और जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो नीचे, क्या करते हो? नीचे की तरफ ड्रैग करते हो, तो यहां पर जो फंक्शन लगा हुआ था ये इक्वल टू सम A1 B1, ये पूरा का पूरा ऑटोफिल कर देता है इनको। मतलब कि यहां पर जो परिणाम देगा इस जगह पर जो परिणाम देता है दोस्तों, जैसे 4 और 2 6, तो यहां भी ऑटोमेटिक क्या देगा? 6 और 5 11, 3 और 2 5, यहां 2, यहां पर 4, यहां पर 5 और यहां पर 5। यानी कि आपने एक सेल में फंक्शन अप्लाई करके और बाकी की सब में ड्रैग करके क्या कर दिया? ऑटोफिल कर दिया। इसी चीज को बोलते हैं हम ऑटोफिल एंट्री। तो अब ये किसकी सहायता से हुई है ऑटोफिल एंट्री? ऑटोफिल ये हुई है फिल हैंडलर की सहायता से। किसकी सहायता से हुई है? फिल हैंडलर की सहायता से। ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं ऑटोफिल तो करता हूं, लेकिन यहां पर इन सभी सेलों के सम की बजाय जो मेरे पहली सेल की वैल्यू थी वो ही सब जगह आए, मतलब उसमें कोई चेंज ना हो। तो उसके लिए एक सिंबल है और वो सिंबल आपको यूज करना है। यानी मैं कहूंगा कि रेफरेंस देने के लिए, क्या देने के लिए? रेफरेंस देने के लिए आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ता है? क्या हो गया मेरे भाई? रेफरेंस देने के लिए हमें एक सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ता है और वो सिंबल है आपका डॉलर। सिंबल कौन सा है? डॉलर का। किसका है? आपका डॉलर का सिंबल है दोस्तों। सभी जानते हैं डॉलर करेंसी, आजकल तो ऐसा कोई नहीं है जो डॉलर करेंसी को नहीं जानता हो। तो इस डॉलर के सिंबल के द्वारा हम इस रेफरेंस को ऐसा रेफरेंस दे सकते हैं कि आप जैसे ही फिल करोगे तो यहाँ पर ये सभी वैल्यू नए आकर के, और जो वैल्यू आएंगी, जैसे ये 6 वैल्यू थी तो सभी जगह क्या आएगी? 6 6 6 6 6 6, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब? जब हमने इन सेल एड्रेस के आगे क्या लगा दिया? डॉलर का चिन्ह लगा दिया। कैसे लगाएंगे वो भी देखो। जैसे मेरे पास रेंज क्या है वहां पर? A1 से लेकर के B1, ये रेंज है मेरे पास। तो इसके मैंने देखो कैसे लगाया? A, फिर $1, फिर $B और $1। यानी कि मैंने कॉलम लेवल के पहले और रो लेवल के पहले, दोनों के पहले क्या लगा दिया? डॉलर का सिंबल लगा दिया। तो अब इस वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रहे, रो और कॉलम, ये मेरा कॉलम है, ये मेरी रो है, तो रो और कॉलम की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं हो सकता है। तो ये हुआ रेफरेंस देना, और इसी रेफरेंस को हमने बोल दिया कौन सा? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो रो और कॉलम की यदि वैल्यू में हम किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो रो और कॉलम लेवल के पहले कौन सा सिंबल यूज करेंगे? डॉलर का सिंबल यूज करेंगे, और ये ही डॉलर के सिंबल से हमारा वैल्यू में कोई परिवर्तन
नहीं होगा। दूसरा आता है कि सर मैं चाहता हूं कि जैसे या तो रो के में परिवर्तन हो जाए या कॉलम के में, यानी किसी एक के में हम परिवर्तन करना चाहते हैं या हम दोनों में ही। जैसे ये 6 की यदि वैल्यू आ रही है तो ये तो हुआ एब्सोल्यूट, और यदि हम चाहते हैं कि परिवर्तन हो, यानी जैसा लिया है ऑलरेडी A1 और B1, अब इसमें हमने कहीं पर भी कोई डॉलर का सिंबल नहीं लगाया, तो इसको बोला जाता है रिलेटिव। क्या बोलेंगे? रिलेटिव सेल रेफरेंस। ध्यान दे लेना, जिसमें दोनों के साइड डॉलर का सिंबल लगा है वो एब्सोल्यूट, और जिसमें दोनों में ही सिंबल नहीं लग रहा है वो रिलेटिव। और अब हम चाहते हैं जैसे ये जो वैल्यू आई है 6, 11, 5, 2, 4, 5, 5, ये तो आई है रिलेटिव की वजह से, ये है रिलेटिव क्योंकि इसमें परिवर्तन हो गया। और जो वैल्यू सभी में 6 की आ रही है, ये वाली जो 6 वाली वैल्यू है, ये आई है दोस्तों किसकी वजह से? एब्सोल्यूट की वजह से। किसकी वजह से आई है? एब्सोल्यूट की वजह से। अब हम चाहते हैं कि एक में किसी में बदलाव हो और एक में नहीं हो, यानी या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। तो देखिए मैं इसको कैसे दर्शा सकता हूं, $A1 अनुपात $V1, या तो ऐसे दर्शा दीजिए, या मैं कहूं $1 V$1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर मैं इसको दर्शा सकता हूं $1 $V1, यानी कि अब देखिए जिसके पहले डॉलर लग रहा है उसकी वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जिसके पहले डॉलर नहीं लग रहा उसकी वैल्यू में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब यहां पर इस कॉलम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, रो में परिवर्तन हो जाएगा। यदि यहां देखें तो कॉलम में परिवर्तन हो जाएगा, ए और बी में हो जाएगा, लेकिन रो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अब हम अपनी सुविधा अनुसार चाहें तो रो वाइज चाहें तो कॉलम वाइज परिवर्तन को अलाउ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। वो हमारा कैसा कहलाता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। क्या कहलाता है? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो दोस्तों ध्यान से देख लें एक बार, 3 प्रकार का सेल रेफरेंस हमारे पास। नंबर 1 एब्सोल्यूट, नंबर 2 रिलेटिव, नंबर 3 मिक्स। बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारा होता है रिलेटिव। यदि डिफॉल्ट रूप से यदि हम बात करें तो वो कौन सा होता है? रिलेटिव, जिसमें ऑटोफिल एंट्री अलाउ है और परिवर्तन भी अलाउ है। यानी जिसमें रो और कॉलम दोनों की वैल्यू में, दोनों के सेल रेफरेंस में क्या हो सकता है? परिवर्तन हो सकता है। और ये रेंज देना ही हमारा सेल रेफरेंस देना है। किसी भी फंक्शन में हमने इस फंक्शन में ये रेंज दी है, तो इस फंक्शन के लिए ये ही रेफरेंस है, इस फंक्शन के लिए ये ही हमारा क्या है? सेल रेफरेंस है। अब इस रेफरेंस में यदि हम रो और कॉलम की वैल्यू में परिवर्तन चाहते हैं दोनों में, तो हम देंगे कौन सा? रिलेटिव। यदि हम रो और कॉलम दोनों की वैल्यू में परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो हम देंगे कौन सा? एब्सोल्यूट। मतलब दोनों के पहले क्या लगा देंगे? डॉलर का सिंबल। और अब यदि हम चाहते हैं या तो हम रो की दें या हम कॉलम की दें, किसी भी एक की में यदि हम दे रहे हैं तो इसे हम बोलेंगे क्या? मिक्स्ड सेल रेफरेंस। तो 3 प्रकार का है, बार बार देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और एग्जामों में बार बार पूछी जाती है। एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड, 3 प्रकार का सेल रेफरेंस हमेशा से एक्सेल में यूज होता है दोस्तों। और ये आप सीख जाओगे तो आगे समझ लो आपको एक्सेल में कोई समस्या नहीं आएगी। और सेल रेफरेंस के द्वारा ये ऑटो फिल एंट्री दे रहे हैं, वो किसके द्वारा दे रहे हैं? फिल हैंडलर के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत एग्जामों में पूछा गया है, इसको हल्के में मत लेना। और जो ड्रैग करके ऐसे फिल कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं ऑटो फिल एंट्री। क्या बोल रहे हैं? ऑटो फिल एंट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास, जैसे ही आपने ओपन कर लिया था, हमारे पास ओपन करने के बाद में मैंने कहा था टाइटल बार आता है, मेन्यू बार आता है, सब चीजें कॉमन थी। कुछ एक चीज को छोड़ के हम डिस्कस कर चुके थे, एक बार फिर से देख लें। टाइटल बार के यदि हम सेंटर में जाते हैं तो सेंटर में हमें क्या प्राप्त होता है? नाम, फाइल का नाम, यानी बुक का टाइटल। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था कि ओल्ड वर्जनों में यही नाम, ध्यान रहे, ओल्ड वर्जन की जब बात हो रही थी तो वहां पर मैंने बताया था पहले ये पूरा का पूरा नाम क्या आता था दोस्तों? वर्कबुक 1। क्या आता था? वर्कबुक 1। और ये वर्कबुक किससे मिलकर के बननी होती है दोस्तों? ध्यान रहे, वर्कशीट से। किससे?
वर्क सीट, और अधिकतम मैंने सीटों की संख्या भी बताई थी कि आप अधिकतम कितनी सीट खोल सकते हो, 256। कितनी? 255। अधिकतम एक वर्कबुक में कितनी सीटें बना सकते हो? 255 सीटें आप बना सकते हो, ध्यान रहे। लेकिन लेटेस्ट जो न्यू वर्जन है उसमें आजकल आ गया रैम की क्षमता के अनुसार। ये भी क्या आ गया है? रैम की क्षमता के अनुसार, यानी मेमोरी जितनी आपको परमिशन दे रही है उतनी आप वर्क सीटें इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन पुराने वर्जनों में भी ये परमिशन डिफॉल्ट रूप से कितनी थी? 255। नए वर्जनों में भी कहते हैं 255 पे कंपेटेबली सही काम करता है। ज़्यादा भी आप कर दोगे तो वो किसके अनुसार करोगे आप? रैम की क्षमता, यानी आपकी मेमोरी के अनुसार आप करोगे। दोस्तों ध्यान रहे, दो तीन चीज़ें जैसे हमने कहा, पहले आती है आपके पास सेल, पहले तो आते हैं जैसे रो और कॉलम। एक बार फिर से आप इस चीज़ को समझें, वर्कबुक जो चीज़ें हैं इनको आप कैसे समझोगे। पहले आते हैं रो एंड कॉलम। जब ये दोनों मिलते हैं तो मिलकर के क्या बनाते हैं? सेल। और सेल जब और ज़्यादा मिलती हैं तब बनती है हमारे पास में क्या? सेलों की रेंज। और जब बहुत सारी सेलें और ज़्यादा हो जाती हैं, रो और कॉलम ज़्यादा हो जाते हैं, तब बनती है एक वर्क सीट। क्या बनती है? वर्क सीट। और बहुत सारी जब वर्क सीटें होती हैं तब बनती है क्या? वर्क बुक। क्या बनती है? वर्क बुक। और बहुत सारी यदि वर्क बुक भी यदि बहुत सारी मिल जाती हैं तब वो कहलाता है वर्क पैलेस। क्या कहलाता है? वर्क प्लेस। CA, वर्क प्लेस, एक्सेल का वर्क प्लेस। तो ध्यान दें, रो और कॉलम मिलकर के सेल बनाते हैं, कई सारी सेल मिलकर के सेल रेंज बनाती हैं, और बहुत सारी जब सेल रेंज मिल रही है या बहुत सारी रो और कॉलम मिल रहे हैं तो वो वर्क सीट मिल जाती हैं। और ग्रुप ऑफ वर्क सीट मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्क बुक बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ वर्क बुक मिलकर के क्या बनाते हैं? वर्क प्लेस बनाते हैं। दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सेलों से सेल रेंज बनती है और उन्हीं सेलों से फिर बाद में वर्क सीट बन रही है, और ऐसी कई सारी वर्क सीट मिलकर के वर्क बुक बनाती हैं, और बहुत सारी वर्क बुकें यदि मिल जाती हैं तो वर्क प्लेस बन जाता है। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है जो पूरा एक साथ चलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वर्क बुक किससे मिलकर के बनती है, तो हम कहेंगे वर्क सीट से मिलकर बनती है। कितनी वर्क सीटें हम डाल सकते हैं? पुराने वर्जनों में 255 की थी, अब हम रैम की क्षमता के अनुसार कितनी भी इंसर्ट कर सकते हैं। और बहुत सारी यदि वर्क बुक एक साथ मिल जाती हैं तब वो क्या कहलाता है? वर्क प्लेस कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना ही रखना पड़ेगा। दूसरा आता है फाइल एक्सटेंशन। तो ये भी मैं आपको बता चुका था कि फाइल एक्सटेंशन था .xlsx, और ओल्ड वर्जन में यही फाइल एक्सटेंशन जो था दोस्तों .xls x नहीं था, xlsx नए वर्जनों में है, पुराने वर्जनों में सिर्फ XLS ये होता था। दूसरा, ये कॉमन चीज़ है जो MS वर्ड में थी और यहाँ पर भी है। राइट साइड में यदि हम बात करें तो कंट्रोल कीज होती हैं। कंट्रोल कीज यानी 3 बटन है, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज। जो टाइटल बार था हमने उसके ऊपर बताया था, एक क्लोज होता है, एक मैक्सिमाइज और एक मिनिमाइज। और यदि हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो वहाँ था हमारे पास में क्विक एक्सेस टूल बार लेफ्ट साइड में, और क्विक एक्सेस टूल बार में आपके डिफॉल्ट रूप से 3 बटन आपको बताए गए थे MS वर्ड के दौरान ही। एक तो था दोस्तों सेव का, एक है रेडो का और एक है अंडो का। तो यही 3 बटन डिफॉल्ट रूप से अभी भी हमारे क्विक एक्सेस टूल बार पर होते हैं, जो कि हमेशा टाइटल बार के लेफ्ट साइड में पाया जाता है। तो ये दोनों तो कॉमन है। नया जो है आपको सीखने के लिए वो ये 2 होते हैं। फाइल का नाम आपको पता होना चाहिए, फाइल एक्सटेंशन होना चाहिए। दूसरा, यहीं से पूछा जाता है डिफॉल्ट रूप से सीटें कितनी होती हैं। ध्यान रहे, सीधा वर्क सीट की यदि बात हो रही है तो डिफॉल्ट सीट कितनी आती है? अधिकतम तो आप कर रहे हो 255 या रैम की क्षमता के अनुसार। तो डिफॉल्ट ये होती थी दोस्तों पहले 3, और वर्तमान के जो वर्जन है अब आने लगी है तो उनमें 1। ये भी मैं आपको बता चुका था। तो डिफॉल्ट रूप से पहले सिर्फ 3 आती थी और आजकल आती है सिर्फ 1। और ध्यान रहे 1 आती है, उसका नाम भी क्या होता है? सिर्फ सीट 1। क्या होता है? सीट 1। और न्यू यदि आपको इंसर्ट करनी है, न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो शॉर्ट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो है Shift+F11। Shift+F11। सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है नई वर्क सीट इंसर्ट करने के लिए शॉर्ट की क्या होती है, तो उसका आंसर है Shift+F11। ये भी आपको ध्यान में रखना ही रखना है, Shift+F11। तो ये छोटी सी चीज़ है जो टाइटल बार के बारे में, ये आप देख सकते हो आपके सामने पूरा का पूरा टाइटल बार खुला हुआ है। ये रहा आपका बुक 1, और ये रहे आपके कंट्रोल बटन, और ये रहा आपका क्विक एक्सेस टूल बार। यानी लेफ्ट राइट बॉटम में ये 3 फंक्शन ही होते हैं।
अलग से है तो टाइटल का नाम है, यहाँ वर्ड में डॉक्यूमेंट्स 1 पड़ा था, यहाँ पर डॉक्स पड़ा था, बाकी ये चीज़ें कॉमन थी, कोई अंतर इनमें नहीं था। आगे बढ़ें तो ये आ जाता है फिर से मेन्यू बार। मेन्यू बार में भी आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कॉमन पढ़ी हैं दोस्तों, सिर्फ 2 मेन्यूज को छोड़ के। 2 मेन्यू की यदि बात करें तो मैंने वहाँ पर भी आपको बताया था कि ये 2 मेन्यू ऐसी हैं जो सिर्फ MS वर्ड का हिस्सा है, और यदि यहाँ पर देखें तो उन 2 मेन्यू के स्थान पर नई मेन्यू आ जाती हैं, और वो 2 नई मेन्यू कौन सी हैं? फॉर्मूला और डाटा। ध्यान रहे MS वर्ड में मैंने आपको इनके स्थान पर यदि मैं बात करूं MS वर्ड की, तो MS वर्ड में हमने पढ़ी थी, एक तो थी रेफरेंस, एक का नाम था रेफरेंस और दूसरी का नाम था दोस्तों मेलिंग। क्या था? मेलिंग। यानी कि मैं कहूँगा आपसे 2 टैबें जो अलग थी, जो सिर्फ MS वर्ड का हिस्सा थी, उनका नाम था रेफरेंस और मेलिंग। इन 2 के स्थान पर एक्सेल में नई 2 आ जाती है, फॉर्मूला और डाटा। इसके अलावा आप देख सकते हो वही सारी मेन्यूज हैं, फाइल भी है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रिव्यू है और व्यू है। ये सभी कॉमन है किसके अंतर्गत? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सभी में ऑलमोस्ट कॉमन है। कुछ परिवर्तन जैसे पावर पॉइंट में देखने को मिलेगा, ये 2 सिर्फ एक्सेल का हिस्सा है, न ये पावर पॉइंट में न वर्ड में। ये दोनों सिर्फ वर्ड का हिस्सा है, न एक्सेल में न पावर पॉइंट में। तो यानी एक दो टैबों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं जैसे एक्टिव की, कि एक्टिव मेन्यू कौन सी होती है। तो डिफॉल्ट रूप से एक्टिव मेन्यू भी हमेशा हमारी कौन सी रहती है दोस्तों? होम मेन्यू। एक्टिव टैब या एक्टिव मेन्यू आपसे पूछ लिया जाए तो वो हमेशा, चाहे वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, हमेशा कौन सा रहेगा? होम मेन्यू। अब हम उन फंक्शनों की बात करेंगे जो वर्ड के अलावा यहाँ पर ऐड किए गए हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए क्लिपबोर्ड, कट, कॉपी, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इन सभी की यदि हम बात करें तो ये तो कॉमन है, चाहे वो आप वर्ड में पढ़ें, चाहे आप एक्सेल में पढ़ें, चाहे आप पावर पॉइंट में पढ़ें। तो यहाँ पर हम प्रत्येक मेन्यू में तो जाएंगे, लेकिन उन्हीं फंक्शनों पर चर्चा करेंगे जो वर्ड के अलावा यहाँ पर ऐड किए गए। जैसे बात करें फाइल मेन्यू की, तो फाइल मेन्यू में तो ध्यान रहे दोस्तों, चाहे वो वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, कॉमन है भाई। इसके अंतर्गत हमें पता है न्यू डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, पहले से सेव है उसको ओपन करने के लिए, सेव करने के लिए, सेव एज के लिए, प्रिंट देने के लिए, उसे पब्लिश करने के लिए, इस तरीके के हमारे पास में क्या थे? ऑप्शन थे। प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन तो अभी भी रहेंगे, और ये ऑलमोस्ट किसका हिस्सा है? हमेशा फाइल मेन्यू का। और एक वर्जन मैंने आपको बताया था जिसमें फाइल मेन्यू नहीं होती थी, वो था हमारा MS ऑफिस का 2007 वर्जन, और इसमें फाइल मेन्यू के जो फंक्शन थे वो किसका हिस्सा होते थे दोस्तों? ऑफिस बटन का। क्या आता था? एक ऑफिस बटन। और सेम फंक्शन है, जो ऑफिस बटन के फंक्शन थे वही अब किसके फंक्शन है? फाइल मेन्यू के फंक्शन है। लेकिन ये एक ही वर्जन में था ऑफिस बटन, और वो कौन सा है? MS ऑफिस का 2007 वर्जन था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सीधा होम मेन्यू में, और होम मेन्यू में हम उनकी चर्चा करते हैं दोस्तों जो अलावा थे। और उससे पहले आप एक फॉर्मूला देख लें कि सर इतनी मेन्यूज का नाम याद रखने का मतलब क्या है, किस प्रकार के क्वेश्चन यदि हमसे पूछे जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ MS एक्सेल। यानी कि निम्न में से कौन सी टैब, कौन सी मेन्यू, यहाँ पूछा गया है। टैब में से, टैब और मेन्यू एक ही बात है, ध्यान रहे। टैब बोल लीजिए चाहे आप क्या बोल लीजिए, मेन्यू बोल लीजिए, एक ही बात होती है। तो निम्न में से कौन सी मेन्यू या कौन सी टैब है जो MS एक्सेल का हिस्सा नहीं है। तो अभी आपने मेन्यूज के नाम देखे, उनमें देखो फॉर्मूला भी थी, डाटा थी, ये दोनों तो नई है जो आती हैं, जो कि MS वर्ड के अंतर्गत भी नहीं थी। ये कॉमन है, ये दोनों में है, MS वर्ड में भी है, MS एक्सेल में भी है। वर्ड का भी हिस्सा है और एक्सेल का भी हिस्सा है, दोनों में पाई जाती है। लेकिन मेलिंग की यदि हम बात करें तो मेलिंग मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जाती है? MS वर्ड में, MS वर्ड ओनली, और किसी में नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली 1-2 क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको सभी टैबों का अच्छे से नाम पता होना जरूरी है, कौन सी टैब है और उसके अंदर कौन सा फंक्शन है। तो ध्यान रहे, ये सिर्फ वर्ड में पाई जाती है, ये वर्ड और एक्सेल दोनों में पाई जाती है, और ये दोनों सिर्फ और सिर्फ किस में है? ओनली फॉर एक्सेल के लिए है। ये दोनों सिर्फ और सिर्फ एक्सेल में है, और किसी में ये नहीं होती है दोस्तों। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर होम मेन्यू, होम मेन्यू की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि प्रत्येक मेन्यू को भी अलग अलग ग्रुपों में बांट रखा है।
होम मेन्यू में भी अलग अलग, जैसे हमने पहले यदि वर्ड की बात करें तो 5 ग्रुप थे, अब हमारे पास यदि हम देखें तो कितने ग्रुप हैं टोटल, यहाँ पर 7 ग्रुप हैं। ये क्या है, 7 ग्रुप। अब इनमें से आप देखिए कॉमन कौन से हैं जो आप एमएस वर्ड में भी पढ़ चुके हो। मुझे लगता है आपने जैसे क्लिपबोर्ड था एमएस वर्ड में पढ़ लिया था, फॉन्ट था पढ़ लिया था, अलाइनमेंट भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस हैं। एक एडिटिंग ग्रुप था, ये भी आपने पढ़ा था। अब कैसे पढ़ा था वो देख लीजिए। क्लिपबोर्ड की बात करें तो क्लिपबोर्ड का हिस्सा होते हैं दोस्तों, देखिए क्लिपबोर्ड, और क्लिपबोर्ड में हमने पढ़ा था कट, कॉपी, पेस्ट, और एक था फॉर्मेट पेंटर। क्या था दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, याद होगा हमने इसके लिए शॉर्ट की भी ली थी Ctrl+X, इसके लिए थी Ctrl+C, इसके लिए थी Ctrl+V, और इसके लिए थी Ctrl+Shift+C। और ये भी था कि एक बार यूज करना है तो सिंगल क्लिक, और मल्टीपल टाइम यूज करना है तो डबल क्लिक का आप इस्तेमाल करें। और यही हिस्सा हमारा किस में आ जाता है, होम मेन्यू में। और ये आगे भी सेम रहेगा, ध्यान रहे, ये वर्ड में भी यही था, आगे एक्सेल में भी यही है, और पावर पॉइंट में भी यही रहेगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेज नहीं है दोस्तों। और यदि हम बात करें दूसरा फॉन्ट, फॉन्ट में हमने पढ़ा था कि डिफॉल्ट फॉन्ट कितना होता है, डिफॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है। फॉन्ट की बात करते हैं, देखिए फॉन्ट, तो फॉन्ट में यदि हम डिफॉल्ट बात करें फॉन्ट की, तो वो था हमारे पास कैलिबरी बॉडी। क्या था, कैलिबरी बॉडी। और यदि हम फॉन्ट साइज की यदि हम बात करें तो साइज थी दोस्तों 11 पीटी। कितनी थी, 11 पीटी। और रिबन बॉक्स में यदि हम बात करें फॉन्ट बॉक्स में साइज की, तो मिनिमम थी हमारे पास में 8 पीटी, और मैक्सिमम थी दोस्तों हमारे पास में 72 पीटी, 72 पीटी। ये इसी के साथ में जो बॉक्स होता है फॉन्ट बॉक्स या रिबन, उसके अंतर्गत है मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 पीटी। दूसरी साइज जरूर थी, मैनुअली हम जो कर रहे थे, मैनुअली यदि हम बात करें तो मिनिमम हम करते हैं 1 पीटी, और यदि मैक्सिमम यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान रहे एमएस वर्ड में हमने मैक्सिमम की थी 1638 पीटी, लेकिन एक्सेल में 1638 नहीं है दोस्तों, एक्सेल में ये होती है 409 पीटी। मतलब एक चेंजेस जो आपको देखना है और जो समझना है वो ये है, चेंजेस किस में मिला है आपको ध्यान दे लें, मैक्सिमम फॉन्ट की साइज में। ये एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। पहले भी कैलिबरी बॉडी था, 11 पीटी था, 8 से 72 यही था, मिनिमम 1 पीटी था, लेकिन मैक्सिमम पहले कितना था 1638। वर्ड में ये कितना था, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, ये एमएस वर्ड में था 1638 पीटी। ये किसके लिए है दोस्तों, वर्ड में, ध्यान दे लेना। एमएस वर्ड में था 1638 पीटी, लेकिन एक्सेल में कितना है 409 पीटी है मैक्सिमम की फॉन्ट साइज। ये आपको ध्यान में रखनी है जो चेंजेस है। इसके अलावा न शॉर्ट की में अंतर है, दोबारा से देख लें। फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए हमने लिखी थी Ctrl+ ये ब्रैकेट, और डिक्रीज करने के लिए लिखी थी Ctrl+ ये वाला ब्रैकेट। ये तो थी इंक्रीज करने के लिए, और ये थी हमारी डिक्रीज करने के लिए। इसके अलावा भी हमने लिखी थी, याद होगा, Ctrl+Shift ग्रेटर देन, और एक थी Ctrl+Shift लेस देन, यानी ये वापस वही इंक्रीज के लिए और ये वापस डिक्रीज के लिए। तो ये शॉर्ट की भी सेम रहेंगे, इनमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। तो एकमात्र परिवर्तन है वो है आपका मैक्सिमम वैल्यूज के अंतर्गत, ये आपको ध्यान में रखना है। और फॉन्ट में किसी प्रकार का कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप है अलाइनमेंट। तो अलाइनमेंट की यदि हम बात करें तो दोस्तों देखिए, अलाइनमेंट में हमने वहां पर जो देखा था वो देखे थे लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। वहां हमने जो ग्रुप देखे थे यानी अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट में हमने वहां देखे थे लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। यहां पर यदि हम बात करें तो 2 और बढ़ जाते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपकी एक सेल है,
ये क्या है, एक सेल है दोस्तों, और इस सेल के अंतर्गत आप टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो और बड़ी कर सकते हो। तो जैसे एक्स वाई जेड कोई भी टेक्स्ट है, तो इसको देखो लेफ्ट राइट और सेंटर, 3 तो ऐसे भी दिखा सकते हो, और एक आप टॉप मिडिल और बॉटम ऐसे भी दिखा सकते हो, यानी ऊपर बीच में और नीचे, और एक लेफ्ट राइट और सेंटर। तो टोटल अलाइनमेंट में कह सकता हूं वहां जहां 4 थे यहां वो जस्टिफाई नहीं है, यहां पर टोटल कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। एक तो लेफ्ट राइट सेंटर भी हो गया है, एक टॉप मिडिल और बॉटम भी हो गया है। इनके लिए जो शॉर्ट की वहां थी वो अभी भी यही है, कंट्रोल एल हो, कंट्रोल ई हो, और कंट्रोल, इसके लिए हमारे पास में एल थी, इसके लिए हमारे पास में ई था, और इसके लिए हमारे पास में कंट्रोल आर था। तो वही शॉर्ट की अब यहाँ पर इनके लिए रहेंगे। इनके लिए कोई शॉर्ट की नहीं है, सीधा फंक्शन में से जाके आपको चेंजेस करना है। तो कुल मिला के कहूँगा जहाँ आपने अलाइनमेंट 4 प्रकार के पढ़े थे, वहीं अब अलाइनमेंट कितने हो गए, 6 हो गए, जिनमें से 3 नाम आपको अलग से याद रखने हैं, टॉप बॉटम और मिडिल। ये अलाइनमेंट में चेंजेस है दोस्तों, और कोई अलाइनमेंट में चेंजेस नहीं है यहाँ पर। तो कुल मिला के मैं कहूँगा देखिए ये ग्रुप और ये ग्रुप तो ऑलमोस्ट आपके क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। नया ग्रुप जो आपके सामने आता है वो आता है नंबर्स का। किसका, नंबर्स का। ये बिल्कुल फ्रेश ग्रुप है जो एमएस वर्ड में हिस्सा नहीं था, इसी का हिस्सा। नंबर्स की बात करें दोस्तों तो ये होता है अलग अलग प्रकार के नंबरों के फॉर्मेट के लिए, क्योंकि हमारे मैथ में हम नंबर्स के कई प्रकार के फॉर्मेटों का इस्तेमाल करते हैं, और उन्हीं फॉर्मेटों की यहाँ पर बात होती है दोस्तों। तो देखिए मैं सीधा आगे बढ़ूंगा नंबर्स ग्रुप पर। किस पर, नंबर ग्रुप पर। अब नंबर ग्रुप में यदि देखें तो ये आपके सामने कुछ फॉर्मेट्स हैं। क्या है, फॉर्मेट्स। इनमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले तो एक सिंपल नंबर में जो टेक्स्ट के रूप में काम में लिया जाता है, जनरल फॉर्मेट। ये हमारा डिफॉल्ट रूप से होता है। बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेट है वो सीधा कौन सा है, जनरल। ये डायरेक्ट पूछा भी जाता है कि डिफॉल्ट जो फॉर्मेट होता है नंबर का वो कौन सा होता है, तो हम कहेंगे सर जनरल होता है, जिसमें हम दोनों चीज़ों को एंट्री ले सकते हैं। एक तरह से हम टेक्स्ट के रूप में भी नंबर को ले सकते हैं और नंबर्स को भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से हम इसमें दर्शा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसके अलावा सेपरेटली यदि हमें लेना है तो दूसरा सिर्फ और सिर्फ नंबर का हो सकता है। इसमें टेक्स्ट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएंगे, ओनली नंबर्स, यानी जो भी होगा ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये अल्फा न्यूमेरिकल है, ये क्या है हमारी अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है कि नहीं। दूसरा और यदि हम बात करें तो इसके बाद में हमारे पास में जो आता है करेंसी, क्या है नंबर 3, करेंसी का। करेंसी बोले तो आपको डिफॉल्ट रूप से जो करेंसी है जैसे डॉलर में मिलेगी, डॉलर के अलावा भी आप किसी करेंसी में चेंज करना चाहो, चाहे वो यूरो हो आपकी, चाहे वो आपका रुपया हो, ठीक है, किसी भी में आप चेंज करना चाहो, उन करेंसीज में आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो फॉर्मेट को। कुछ नहीं होगा, जो वैल्यू है उसके पहले करेंसी का सिंबल लगा जाएगा। क्या लगा, मिल जाएगा आपको करेंसी का सिंबल। अकाउंटिंग है तो अकाउंटिंग में भी आपको करेंसी काम में आती है, तो यहाँ भी आपको करेंसी का ही सिंबल देखने को मिलेगा। उसके बाद नंबर 4 यदि इंपॉर्टेंट है तो वो है डेट। अब डेट में आप 2 प्रकार के फॉर्मेट कर सकते हो, एक शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। एक शॉर्ट डेट और एक लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट का मतलब हो गया दोस्तों जिसमें आप सीधा जैसे 10/10/2021, तो ये है आपकी शॉर्ट डेट। इसी को यदि मैं लॉन्ग डेट में लिखूंगा तो लिखूंगा 10 अक्टूबर 2021। तो कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल है, जिसमें मैंने मंथ एक तरह से मैं कहूंगा मंथ का सीधा नाम लिखा है, अक्टूबर जनवरी फरवरी जो कुछ भी है वो हुआ मेरा लॉन्ग डेट, और जिसमें मैंने सीधा मंथ का जो है नंबर लिखा है वो हो गया मेरा शॉर्ट डेट। यहाँ से क्वेश्चन एक और बढ़ता है जो जनरली पूछा भी जाता है एग्जाम में, ध्यान दे लेना कि स्टार्टिंग डेट क्या होती है। किसी एमएस एक्सेल हो चाहे आपका कंप्यूटर हो, सिस्टम के अंतर्गत जो है स्टार्टिंग डेट वो क्या होती है। तो ध्यान रहे
उसकी जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों वो होती है 1/1/1990, 1/1/1900, सॉरी 1990 नहीं है, 1900 है, 1/1/1900। यानी कि मैं कहूँगा यदि इसको आप वैल्यू में कन्वर्ट करोगे सीधा नंबर में तो नंबर होगा 1। तो पहली जो डेट होती है 1/1/1900 होती है दोस्तों, और इसी से हमारी श्रृंखला आगे बढ़ती है सीधा नंबर्स फॉर्मेट में। तो कई प्रकार के फॉर्मेट हैं। डेट के अलावा आप देखो टाइम में भी चेंज कर सकते हो, टाइम फॉर्मेट भी है आपके पास, परसेंटेज भी है, फ्रैक्शन भी है यानी मैथमेटिकल में, साइंटिफिक भी है। ऐसे कई प्रकार के क्या मिलेंगे आपको, नंबर्स के फॉर्मेट मिलेंगे। तो सीधा सा क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार का फॉर्मेट है। तो यदि देखो सही बटे में है फ्रैक्शन 1/2, तो ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। परसेंटेज का सिंबल लग रहा है तो वो परसेंटेज में हो जाएगा। AM PM लग रहे हैं या टाइम है तो आप टाइम को भी समझते हो, ये AM और ये PM ये भी लग रहे हैं, 24 आवर में भी है तो टाइम को तो आप सही समझते हो, टाइम फॉर्मेट हो जाता है। तो इनमें कोई ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा फॉर्मेट है। कल हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों स्टाइल्स ग्रुप की, ये एक सेपरेट ग्रुप था, स्टाइल एंड सेल ग्रुप। यहाँ से हम चर्चा करेंगे कल नई क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल नई क्लास में नई शुरुआत के साथ। थैंक यू।